अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ IT 601 सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का वीक 8 शेयर करने वाला हूँ। प्रीवियस मैंने 7 शेयर किया होगा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं अब आपको आगे इसकी तरफ लेके चलूँगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले में भी समझाया था कि आप बीइंग एन IT स्टूडेंट, यानी आप एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन या सर्वर मैनेजमेंट को रिप्रेजेंटेशन जो है, क्योंकि इसका नाम है सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों की एडमिनिस्ट्रेशन के आपको जो चीज़ें इन फ्यूचर जब आपको कोई जॉब वगैरह करेंगे, किसी कंपनी में जाएंगे, वहाँ पर उनको सर्वर रिक्वायर्ड होगा या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या कोई भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी, तो आपको पता हो कि वो क्या चीज़ें हैं। मैं फिर आपको बता दूं, मैं इन डेप्थ नहीं जाता हर कॉन्सेप्ट के, मैं आपको जस्ट ओवरव्यू देता हूं एग्जांपल के तौर पे, ताकि आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ आ जाएं, ताकि वो आप अगर आपने इम्तिहान में आपने पेपर देना है या इन फ्यूचर जॉब करनी है तो वो आपके काम आ सकें चीज़ें। सर्विसेज सर्विसेज आर द एप्लीकेशन द कस्टमर नीड टू यूज़। वो चीज़ें होती हैं, कोई भी आप सर्विस आप देख लें, आप शूज़ दुकान से ख़रीदते हैं, क्यों ख़रीदते हैं? आपने पहनने होते हैं ना, उनसे चलना है, भागना है, जॉब पे जाना है, स्कूल जाना है, पेपर देने जाना है, कुछ भी करने जाना है, तो वो आपको सर्विस है। वो आपका शूज़ भी एक सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, शू प्रोवाइडर जो भी है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। सर्विस में हैव अ डायरेक्ट कस्टमर सच अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन और इट मे बी इनविजिबल टू मोस्ट पीपल सच एज डेटाबेस दैट इज यूज्ड बाय द अदर सर्विस। यानी इसमें डायरेक्ट कस्टमर होते हैं, यानी आपका सिर्फ कस्टमर का इंटरेक्शन ये है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, स्टूडेंट आता है वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर देता है, वो डायरेक्ट कस्टमर है। उसको ये नहीं परवाह कि भाई डाटाबेस क्या है, कौन सा क्या, ये जो मेरा जो LMS क्रिएट हुआ है ये कहाँ पड़ा है, कैसे है, क्या चीज़ है। या आप ऑनलाइन कहीं बाय करते हो, दराज की मिसाल ले लें या अमेज़ोन की, आपको इससे सरोकार नहीं है कि वो कहाँ पड़ा है, कहाँ से आना है, किधर से आना है, या उसका डाटाबेस क्या है, क्या चीज़ है। तो आप सर्विस डायरेक्ट होते हो, इनडायरेक्ट होते हो। इनडायरेक्ट का मतलब है यानी आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। द फंडामेंटल पर्पस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज। आपका काम है वो प्रोवाइड करना। अब इसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो आप कस्टमर हो, ठीक है, डायरेक्ट कस्टमर वो अलहदा हो गया, उसको कोई सरोकार नहीं। एक बीच में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है जिसने सारे सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेट करना है। लाइक आपकी ऑनलाइन कोई स्टोर है, उसको मैनेज करने के लिए उसकी सारी सर्विसेज के कस्टमर आ रहे हैं, प्रोडक्ट है, स्टोर है, मर्चेंडाइज्ड है, जी फलां जगह जी, ये जी ये हमारा जो वेयर हाउस है, ये सारी चीज़ें। और तीसरा होता है बंदा जो सर्वर को मैनेज कर रहा है, उसकी जो होस्टिंग है, वो भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही बेसिकली जो उसको देख रहा होता है कि जो सर्वर है वो हो सकता है वो थर्ड पार्टी किसी से ख़रीदा हो या उन्होंने अपना ही लिया हो। ये तो अब हमें नहीं पता, वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को भी पता होगा कि उसने थर्ड पार्टी से लेके दिया हुआ है या फिर वो ख़ुद ही जो है वो अपना यूज़ कर रहा है। अगर थर्ड पार्टी से लिया होगा तो फिर उनका सरोकार है कि सर्वर अप होता है या डाउन होता है। नहीं तो अगर वो है तो फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर उसने किसी और को असाइन किया होगा कि वो सर्वर मैनेज कर रहा हो। तो ये सारी बातें अब हम आगे सर्विसेज में पढ़ेंगे। अब द लॉन्च ऑफ सर्विस इज नॉट द एंड ऑफ प्रोसेस बट इज रियली जस्ट अ बिगिनिंग। अब ये स्टार्ट हो रहा है, सर्विस इज नॉट एंड ऑफ दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस एंड नहीं हो रहा है, ये अभी तो शुरू हो रहा है। Services need to be spotted. They must be monitored. They need to be a team that handle alert for monitoring system as well as end user report of problem. हर चीज़ को जो है वो एंड यूज़र जो है रिपोर्ट प्रॉब्लम करने के लिए पूरी एक टीम हो जो मैनेज कर रही हो आपके सिस्टम को। सर्विसेज आपकी एक टाइप की नहीं होती सर्वर के अंदर, सर्विसेज डिफरेंट किस्म की होती हैं, ठीक है। ये सर्विस आप तो कोई भी हो सर्विस होगी ना, सर्विसेज यानी मल्टीपल सर्विसेज होंगी इसके अंदर, ठीक है। मैंने वो आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। फंडामेंटल सर्विसेज बेसिक सर्विसेज हैं, प्राइमरी एप्लीकेशन है, बैक ऑफिस सिस्टम, ठीक है। ये इसको आप जस्ट रीड आउट करिएगा। मैं आगे जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ टाइप ऑफ सर्विसेज के अंदर, वो है सर्विसेज की रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है जी? द डिटर्मिनेशन ए रिक्वायरमेंट फॉर द सर्विस फॉलो 2 स्टेप। किक ऑफ मीटिंग, रिटर्न रिक्वायरमेंट। यानी कोई मीटिंग करेगी कंपनी के भाई हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड हैं।
और फिर उसके जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। इन दी एंड रिक्वायरमेंट को लिखा जाएगा कि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है, हम ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं, हम कोई गूगल मैप की तरह की कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट और होगी। हम कोई स्कूल का कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट और होगी। तो हर चीज़ की जो है वो उसके हिसाब से जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होंगी, सेम जो है वो नहीं होती। इसलिए वो किक ऑफ मीटिंग के अंदर आप डिसाइड करेंगे एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कि आपने जो है वो जो है वो किस तरह की रिक्वायरमेंट होगी, फिर उनको लिखा जाएगा। ठीक है। गैदर रिटर्न रिक्वायरमेंट, आप उसको गैदर करोगे, सर्वर चेकलिस्ट और सारी चेकलिस्ट तैयार करोगे, बेनिफिट करोगे, क्या चीज़ आपने अवॉइड करनी है उसमें, उस चीज़ों को अवॉइड करोगे, फिर उन सारों की गाइडलाइंस बनाओगे और फिर आप उसको एज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को आपको दी जाएंगी। यानी कंपनी में सारी आप उसको सारी कंपनी के सामने रखोगे, हाँ जी ये चीज़ें हमें चाहिए और ये चीज़ें नहीं चाहिए, इनसे इशू होगा, इनसे इशू नहीं होगा। फिर आप जो है वो उसको द रिक्वायरमेंट कैन बी क्लासीफाई इन टाइप्स में क्लासीफाई हो सकती है: कस्टमर, स्कोप, शेड्यूल एंड रिसोर्सेज, ऑपरेशन, ओपन आर्किटेक्चर। यानी आप एक कस्टमर हो, स्कोप हो, स्कोप क्या होगा, उसका शेड्यूल क्या होगा, उसकी रिसोर्सेज क्या होंगी, उसके ऊपर ऑपरेशंस क्या परफॉर्म होने हैं, उसका आर्किटेक्चर कौन सा ओपन आर्किटेक्चर है। ठीक है। फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो है वो फर्दर जो है वो फीचर डिस्क्राइब करो, क्वेश्चन आस्क करो, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, हैंडलिंग डिफरेंट रिक्वेस्ट को हैंडल करो। उसके बाद जो है वो आपको आता है कुछ क्वेश्चन जो है वो आज ये सारी वही बातों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो मैं आपको ऊपर बताता आ रहा हूँ ना। ह्यूमिलेट सर्विसेज, कैटेगराइज द प्रॉब्लम, एस्केलेशन प्रोसेस, यानी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो किसको बताना है। ठीक है। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है SLA। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ इसका मतलब, द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट शुड इंक्लूड द सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अब हुआ क्या, आपने SDLC पढ़ी हुई है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसके अंदर रिक्वायरमेंट एनालिसिस और अब जो है ये सारी चीज़ें जो है करते आए थे। अब यहाँ पर भी आप एक डॉक्यूमेंट लिखते हो जिसके अंदर आप सारी बातें लिखोगे कि ये होगा एग्रीमेंट जो है वो क्लाइंट के साथ या अपनी कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट आप लिख रहे हो कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रब्ता करना है, सर्वर मैनेजमेंट से वाले डिपार्टमेंट से किससे रब्ता करना है। ठीक है। ये सारी बातें जो है वो उसके अंदर लिखी जाएंगी। द SLA इज़ ऑलवेज डिस्कस इन डिटेल एंड एग्री ऑन बोथ पार्टीज़। ये एक बेसिकली आपका लीगल एग्रीमेंट है। ठीक है। सर्विसेज लीगल एग्रीमेंट या सर्विसेज लेवल एग्रीमेंट, इसको जो है दोनों बातें बोली जाती हैं, लीगल एग्रीमेंट या सर्विस लेवल एग्रीमेंट आप बोलते हो। ठीक है। कस्टमर इज़ आइडियल इज टेक्निकल पॉसिबिलिटी, फाइनेंशियल, ये सारी बातें आपको एग्जांपल दी गई हैं। आप ये हैंडलिंग ये सारी जो ऊपर मैंने बताया था ना, ये उन सब की जो है वो लवाजमात आपको बताए जा रहे हैं, आप इनको जस्ट रीड आउट करें। यहाँ पर आपको जो है वो नेक्स्ट हम उसकी तरफ जा रहे हैं। पहले तो आप रिक्वायरमेंट को गैदर कर रहे थे, उसका स्कोप चेक करेंगे, उसका शेड्यूल चेक करेंगे, डेडलाइन कब होनी है, रिसोर्सेज यानी उसके अंदर को ये उसका स्कोप क्या है। आप फॉर एग्जांपल ऑनलाइन स्टोर खोल रहे थे तो उसका क्या स्कोप है, उसको जो रिक्वायरमेंट आपको दी गई, जो रिसोर्सेज आपने उसके लिए रिक्वेस्ट की गई वो ठीक है, उसका स्कोप उसके हिसाब से मैच करता है, फिर उसका शेड्यूल उसके हिसाब से मैच करता है कि भाई इतने कस्टमर आए कि इतनी रिसोर्सेज जो है वो इतने टाइम पीरियड में ये ठीक रहेंगी, साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, क्योंकि टाइम आपको इतना ही आप परचेज़ करते हो। कोई भी आप सर्विस परचेज़ करते हो 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 1 मंथ के लिए, 6 मंथ्स के लिए, ऐसे ही परचेज़ करते हो ना। उसके बाद रिसोर्सेज आपने बजट एंड स्टाफिंग, यानी आपने जो रिसोर्सेज ली हैं अब आपके बजट के हिसाब से हैं भी कंपनी के ज़्यादा चली गई हैं उसके, ये चीज़ें भी देखनी होती हैं। फ्लेक्सिबल वर्सेस इनफ्लेक्सिबल, कुछ चीज़ें फ्लेक्सिबल होती हैं, कुछ इनफ्लेक्सिबल होती हैं, यानी कुछ को आप रिलैक्सेशन वहाँ दे सकते हो, कुछ रिसोर्सेज को, कुछ सर्विसेज को, कुछ को नहीं दे सकते। ठीक है। अच्छा जी, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, कुछ ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होती है, सिस्टम ऑब्जर्वेबिलिटी, ये सारी आप याद कर लें, ये पेपर में बाज़ पूछी भी जा सकती हैं। ठीक है।
सिस्टम। अब मैं थोड़ा सा आगे आपको चलता हूँ, ये सारी जो है बातें आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। स्केलिंग, स्केलिंग का एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ। स्केलिंग का मतलब क्या, आपको स्केल का या स्केलिंग का जो मीनिंग है वो यही है कि इंक्रीज या आप उसको बढ़ा सको एक लेवल से ज़्यादा, ठीक है, स्केल कर सको, उसको आगे लेके जा सको। लाइक आपको जब मैंने वही बात कही कि आपको 10,000 यूज़र आ गए, रिसोर्सेज भी उसके हिसाब से हैं, लेकिन नेक्स्ट डे आपके पास 50,000 यूज़र आ गए, क्या करोगे आप? हाल्ट हो जाएगा आपका सिस्टम। अगर आपको वही सेम रिसोर्सेज पे रहोगे तो सिस्टम हाल्ट हो जाएगा। तो आपको स्केलेबिलिटी पैदा करनी है। अब स्केलेबिलिटी भी हॉरिजॉन्टल होती हैं और वर्टिकल, दो किस्म की होती हैं, ठीक है। जो स्केलिंग है दो टाइप की आपको पढ़ाई जाती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब इसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्सेज हो। ज़रूरी ये बात भी है कि कहीं पर सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर फॉल्ट हो, आपके हार्डवेयर के अंदर फॉल्ट नहीं है। आपको ज़रूरी ये नहीं है कि आपको ये ट्रैफिक का इशू है, आप कोई और भी इशू हो सकता है। आपका कस्टमर आ रहा है, वो प्रोडक्ट ऐड कर रहा है और वो प्रोडक्ट ऐड ही नहीं हो रही कार्ट में, ठीक है। तो ये किसका फॉल्ट है? सॉफ्टवेयर का। तो फिर उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, फर्मवेयर या सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, ठीक है। आप ऊपर उसको याद कर लीजिएगा कि स्केलिंग जो है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है, ठीक है, दो तरह की होती हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट, वही मैंने आपको बात भी बताई कि समटाइम्स आप उसे अपडेट भी कर सकते हैं। फिर इन्वायरमेंट फिटनेस, कि जो इन्वायरमेंट जो एंड यूज़र को असाइन हुआ है, ज़रूरी नहीं। अब मैं एग्जांपल हट के दूंगा कि ऑनलाइन स्टोर नहीं, फॉर एग्जांपल आप कॉलेज मैनेजमेंट का सिस्टम चला रहे हो, आपकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, 50 ब्रांचेज हैं, ठीक है, आपके पास 50 ब्रांचेज हैं। 45th ब्रांच के ऊपर सिस्टम में, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 इंस्टॉल है, जो रिक्वायरमेंट थी वो विंडोज़ 10 है। तो इश्यूज़ आएंगे, कंपैटिबिलिटीज़ के इश्यूज़ आएंगे। फिर एक जगह जो है वो आप कह रहे हो कि एक जगह इंटरनेट का किसी जगह इशू है, नेटवर्किंग इक्विपमेंट एंड वेंडर राउटिंग प्रोटोकॉल, इस तरह का कोई इशू आ रहा है। फिर आपके पास किसी जगह हो सकता है कि प्रिंटिंग का सिस्टम जो है वो अप टू डेट ना हो, प्रिंटर ना हो अच्छे वाला। तो ये सारी जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर भी जो है वो चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं, ठीक है। फिर स्पॉट मॉडल इसमें आता है कि उसमें आपने सोल्यूशन, यानी जो जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन एस्केलेट किसको बताना है, यानी उसका सोल्यूशन और उसको एस्केलेट करके किसको बताना है कि प्रॉब्लम आई है, डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं, रिसोर्सेज अपडेट करने की ज़रूरत है या वही जो है रिसोर्सेज चलेंगी, या दोबारा अगर कोई चीज़ अपडेट हुई है, सॉफ्टवेयर में अपडेट हुई है या कुछ भी, उसकी ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें। फिर ये सर्विसेज की रिक्वेस्ट, दोबारा जब रिक्वेस्ट हो रही हो कि कोई अगर इशू आया है कि नई सर्विस कोई चाहिए, डिज़ास्टर रिकवरी, अगर कोई डिज़ास्टर हो जाता है तो उससे आप रिकवर कैसे करते हो। आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट दो किस्म के हमने पहले पढ़े थे, ओपन, हम ओपन यूज़ कर रहे थे, ठीक है, ओपन होता है और एक क्लोज, ये दो तरह के आपके आर्किटेक्चर होते हैं। ओपन आर्किटेक्चर क्या होता है? प्रोटोकॉल, फाइल फॉर्मेट एंड एपीआई दैट आर पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड सो द अदर कैन राइट टू दोज स्टैंडर्ड एंड मेक एन इंटरऑपरेटेबल प्रोडक्ट विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट रॉयल्टीज़। और मैं आपको इसको आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ कि ओपन आर्किटेक्चर ये है कि उसकी डॉक्यूमेंट सारी ओपन सोर्स होती है, कोई भी आकर उसकी जो है वो डॉक्यूमेंट को पढ़ के उसमें अगर कोई चीज़ अगर वो देखना चाहता है कि कहाँ पर इश्यूज़ हैं तो वो देख सकता है। लेकिन क्लोज आर्किटेक्चर्स में स्टैंडर्ड और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल अप्लाई होते हैं, वो हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। जितनी उसकी रिक्वायरमेंट और जितनी उसकी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उसके जितनी वो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसकी क्लोज आर्किटेक्चर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बस सिर्फ और सिर्फ उसके वेंडर के पास होंगी या फिर जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है सिर्फ उसके पास है, उसको पता होंगी। लेकिन जो ओपन आर्किटेक्चर है वो कोई भी उसको देख सकता है आगे, ठीक है। यहाँ पर जो है वो सर्विसेज का टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो जाता है। वीक नंबर 8 जो है यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है कि आपको मेरी सारी बातें जो है वो समझ आई होंगी। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर जो है वो आप इसको पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कम्प्लीटली
रीड आउट ज़रूर कीजिएगा। इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो एमसीक्यूज़ में और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं, और ऐसी एग्जांपल्स हैं जो पूछी जा सकती हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वे इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।